अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल से नाजरीन एक खबर बड़ी गर्म है कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ एक चैनल के ऊपर। और वो खबर कल सबसे पहले मेरे पास ही पहुंची अपने कुछ जराए से। और वो फिर मैंने ट्वीट की। उस वक्त मैंने किसी जो है एंकर का नाम भी नहीं लिखा और ये भी नहीं बताया कि कहाँ इंटरव्यू हुआ। खबर तो बड़ी तफसील से मेरे पास आ गई थी, लेकिन चूंकि वो जो एंकर थे उनसे एक ज़ाती मरासम भी थे तो कंफर्मेशन नहीं हो सकी। मैंने कोशिश की, लिहाजा मैंने जो खबर है वो सबसे पहले ट्वीट कर दी और उसके बाद वो कुछ देर तक और लोगों के पास भी, जारी बात है ये जहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई वो अब तक तो आपको मालूम हो चुका होगा, वो खबर काफ़ी आगे चल रही है। और वो समा न्यूज़ का था और मुनीब फारूक एंकर हैं। मुबैना तौर पर उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। और ये भी खबरें हैं कि वो इंटरव्यू कुछ हिस्सों में रिकॉर्ड किया गया और कुछ वो शायद ऑनलाइन भी हुआ इंटरव्यू रिकॉर्ड। और शायद शेख साहब को कहा ये जा रहा है, ये डेवलपिंग स्टोरी है कि समा न्यूज़ के चैनल पे भी लाया गया। आज मैंने कोशिश की कि ये खबर की मजीद तस्दीक, इसकी अथेंटिसिटी के ऊपर बात की जा सके। मेरी मुनीब से बात नहीं हो सकी और शुरू में भी बात थोड़ा कंफर्मेशन करने की वजह ये थी कि मुनीब फारूक मेरे यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं, बड़ा पुराना ताल्लुक है, हम एक इलाके से भी ताल्लुक रखते हैं। ऑल्दो मुनीब के अपने ख्यालात हैं और मेरे अपने ख्यालात हैं, अपने नज़रियात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आपस में मुरासम नहीं हो सकते, दोस्ती नहीं हो सकती। मैंने कोशिश की कंफर्मेशन करने की और बात भी करने की, अभी तक हो नहीं सकी। लेकिन जो मेन इसमें चीज़ है, पहली तो बात यह है कि देखिए खबर तो आ गई है कि ये मुबैना तौर पर कल इंटरव्यू हुआ है और ये रिकॉर्ड हो चुका है और ये शेख रशीद साहब का ही इंटरव्यू है। मुझे जो इस बात से तशवीश थी, क्योंकि ये देखिए ये इंटरव्यू कोई ऐसी चीज नई अचीव नहीं करेगा जो ऑलरेडी नहीं की जा चुकी हो। इससे पहले सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू था या फरूख हबीब का इंटरव्यू था या और दीगर लोगों के इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थे। अगर उन्होंने कोई तीर नहीं चलाया तो इस इंटरव्यू ने भी कोई तोप नहीं चलाई। शेख साहब ने यकीनन उनसे जो बातें करवाई गई हैं, वो जो भी हैं उन वो खैर जब इंटरव्यू चलेगा हम सुन लेंगे, देख लेंगे। उसका जो मकसद है, उसका जो टारगेट है इमरान खान साहब की ज़ात, उस पे तो चंदा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे जिस चीज़ की थोड़ी फिक्र थी, मैं बड़ी ऑनेस्टी से बात करूंगी, वो ये करूंगा कि वो ये थी कि जो सहाफ़ी हजरात हैं और वो जो एंकर्स हैं जो ये इंटरव्यू कर रहे हैं, या मुझे अब ये शक होना शुरू हो गया है कि शायद वो भी अ, किसी मजबूरी का शिकार है कि उनसे ये इंटरव्यू करवाया जा रहा है। तो वो उनकी जो अपनी एक इंडिपेंडेंस है वो बड़ी क्वेश्चन मार्क उस पर आना इसलिए शुरू हो गया है कि देखिए सहाफ़ी के तौर पर आप बिल्कुल खबर और स्कूप जो है वो तो आपका एक फंडामेंटल, जिसे कहना चाहिए ना, जरिया मुआश भी है और ये आपके इस शोबे की भी एक मेन चीज़ है। लेकिन उसके साथ कुछ एथिकल चीजें मुंसलिक हैं। जिस तरह से अगर एक शख्स मिसिंग पर्सन है, उसकी हेबियस पिटीशंस चल रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट उसके केस में बार बार ये तनबीह कर रहा है, आईजी को बुला रहा है, एजेंसीज को बुला रहा है, उसके खानदान वाले परेशान हैं। और आप अगर उस वक्त अचानक खुफिया तरीके से उसका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान इसलिए पैदा होता है कि ये तस्वर किया जाएगा कि शायद आप मावनत फराहम कर रहे हैं। मेरी कोशिश जो थी मुनीब से बात करने की वो भी यही थी कि मैं उन्हें इस चीज़ से रोक सकूं कि ये जो भी हो रहा है खुदारा इसका हिस्सा मत बनिए। खैर अभी वो जो चीज़ आगे चलेगी तो आएगी, लेकिन अब इस खबर में एक और जो डेवलपिंग स्टोरी है जिसके ऊपर मैंने फिर से कोशिश की कि कंफर्मेशन कर सकूं सोर्स से ही, मुनीब से वो नहीं कर सका। लेकिन एक और आज खुद क्लेम सहाफ़ी हैं असद तूर साहब, बड़ी इस वक्त रेलेवेंट फिगर हैं। आपको पता है रेलेवेंस टाइम के साथ और शख्सियात के साथ होती है। असद तूर साहब की जो रेलेवेंस है उसके ऊपर मैं एक मिनट में बात करूंगा, उससे पहले उनकी खबर पे बात कर लेते हैं। असद तूर साहब ने ये अपनी ट्वीट के अंदर कहा है कि, सॉरी, अपनी ट्वीट में भी कहा है और अब शायद उनका वी लॉग भी है, मैंने उनका वी लॉग भी सुना था अभी।
जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उनको इतला ये है कि जो शेख रशीद साहब हैं उनको बाकायदा गन पॉइंट पर, ये अब असद तूर साहब का कहना है कि उनको बाकायदा गन पॉइंट के ऊपर शेख रशीद से इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया गया। बल्कि इंटरव्यू जब रोका गया तो उनके दाएं बाएं फौजी लोग भी खड़े हुए थे, जो सर्विंग थे, कोई रिटायर्ड किसी सिक्योरिटी कंपनी में काम नहीं करते थे, पाकिस्तान अफवाज में थे, किसी इंटेलिजेंस के इदारे में थे या क्या था इसकी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन वो लोग खड़े थे और उन्होंने ज़दोकोब भी किया, तशद्दुद भी किया। अब ये है असद तूर साहब का कहना। अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है, और इसके ऊपर फिर मुनीर फारूक साहब का एक ट्वीट भी आया कि जी आप मुझसे रब्ता करके कंफर्म कर लेते, लेकिन उन्होंने इस ट्वीट के ऊपर ये तो गिला कर दिया सतूर से कि आप मुझसे बात करके कंफर्म कर लेते, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज का और सतूर की स्टोरी का डिनायल नहीं दिया। मैंने भी कोशिश की मुनीब से बात करने की, मेरी बात तो कनेक्शन तो हो गया, लेकिन इस इशू के ऊपर बात ना हो सकी, और उन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर में फोन करते हैं, लेकिन वो नहीं आया। खैर वो जब आ जाएगा तो मुझे नहीं पता कि वो इस चीज को कंफर्म करेंगे या डिनाई करेंगे, लेकिन हम इस चीज को ये इस चीज पे लेके चलते हैं कि जिस शख्स ने ये बात की है, हम उनका जरा एक जायजा ले लेते हैं, वो आपसे शेयर कर लेते हैं कि वो कौन है, यानी कि असद तूर कौन है। ये इस वक्त इस स्टोरी के अंदर इसलिए रेलेवेंट है कि असद तूर कौन है, ये थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं जो लोग नहीं जानते। असद तूर साहब कोई ऐसे कोई इस्टेब्लिश सहाफ़ी तो खैर नहीं है कि उन्होंने बड़ी कोई लंबा अरसा सहाफ़त की या किसी अखबार में काम किया। जहाँ तक मेरी इतला है ये प्रोड्यूसर थे किसी टीवी के टॉक शो के, और वहाँ से जब इनकी नौकरी मुलाजमत ख़त्म हुई तो इनका कोई वास्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जाना शुरू कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में काजी फैजीसा से इनकी बहुत ज़्यादा कुर्बत पाई जाती थी, और इस हद तक कुर्बत पाई जाती थी कि जिस जमाने में आपको याद है कि असद तूर को उस वक्त कुछ लोगों ने पकड़ा, मारा, जद्दोकोब किया, इनके घर पे जो कुछ वारदात हुई थी जिसका डायरेक्ट इल्जाम इन्होंने शायद इंटेलिजेंस एजेंसीज पे लगाया था, तो उस वक्त काजी फैजीसा अपनी अहलिया के साथ इनके घर भी फौरी तौर पर पहुंचे थे, और इनकी हालत भी की थी, और फिर हमने देखा कि काजी साहब से इनकी काफी कुर्बत जानी जाती है। तो एक इस वक्त असद तूर की रेलेवेंस ये है क्योंकि जिन साहब से इनकी बहुत कुर्बत जानी जाती थी और जिसके लिए चीफ साहब जो आज के चीफ साहब है उस वक्त के जज थे, वो खुद चल के इनका घर गए, वो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। दूसरी जो मेरी इतलात हैं कि इस वक्त असद तूर की जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो पाकिस्तान में मिलिट्री इंटेलिजेंस है, और इस वक्त एक सर्द किस्म की जंग भी जारी है मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई के मामले, और उसमें आईएसआई की तरफ से या उनके जो करीब समझे जाने वाले लोग हैं आजकल, उनमें से सबसे ज्यादा तो ऊपर जो नाम है वो फैसल वाडा साहब का है। इस तरह से एयर वाई के भी एक सहाफ़ी हैं, 7 बजे शो करते हैं रिपोर्टर के साथ, वो बड़े करीब आजकल हैं। वो शरीफ खानदान के भी करीब हैं। खैर सहाफ़ी मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सहाफ़ियों के सोर्सेज होते हैं, ये कोई इतनी अच्छी या बुरी बात नहीं है, इस पर मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रहा कि जी कौन अच्छा है या बुरा है, लेकिन मैं आपको उनके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और उनका उठना बैठना बता रहा हूँ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी खबरों के पीछे कौन सी एजेंसियां शामिल हाल है, या उनका सोर्स क्या है, आप इससे गैस कर सकते हैं। तो इसलिए जो असद तूर साहब का ये कहना और शेख रशीद के इंटरव्यू जो मुबैना तौर पर मुनीर फारूक ने समा टीवी के लिए रिकॉर्ड किया है, और उसके ऊपर असद तूर का आना खुद से और ये कहना कि उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। अच्छा, अब ये उनके ऊपर तशद्दुद हुआ नहीं हुआ ये तो खैर हम नहीं बता सकते, ये शेख रशीद साहब ही बता सकते हैं। इवन मैं समझता हूं कि मुनीर फारूक भी नहीं बता सकते। इसकी सही तस्दीक या तरदीद तो शेख रशीद साहब ही कर सकते हैं, या वो इंटेलिजेंस एजेंसियां कर सकती हैं। खैर, अ, जो चीज रेलेवेंट थी वो उसका मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि इस वक्त मुबैना तौर पर शेख रशीद साहब जो हैं वो शायद आईएसआई के लोगों के कब्जे में होंगे, और उनका इंटरव्यू भी उन्हीं की मावनत से हुआ होगा, क्योंकि जाहिर बात है उनका जो सी सेक्शन है वही ये सारी चीजें कंट्रोल करता है और इन चीजों को मैनेज करता है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। ये बच्चे बच्चे को पता है, मैं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं आपको दे रहा। लेकिन ये जो इंटरव्यू के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क और फिर तशद्दुद की कहानियां और उनके साथ क्या क्या हुआ, वो असद तूर की तरफ से आना इस चीज का इंडिकेशन देती है कि शायद जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है
जो आर्मी चीफ के भी बहुत करीब होती है। और ये ध्यान में रखिएगा, चाहे वो आईएसआई है या एमआई है, ये दोनों जो हैं ये दे आर अंडर द आर्मी चीफ, और इसके अंदर सर्विंग लोग इसके हेड होते हैं। तो लिहाजा ये, और एमआई जो है वो यूजली ज्यादा क्लोज तस्वर की जाती है जीएचक्यू के। अब उनके एक सोर्स असद तूर की तरफ से ये बातें कहना और इनका प्रचार करना, ये बड़ा मानी खेज है। इसका मतलब ये है कि नॉट ऑल इज वेल ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, कि इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारी इंटेलिजेंस, दो बड़ी फौजी एजेंसियां हैं जिनका हुकूमती मामलात के अंदर बड़ा असर होता है, उनके अंदर भी शायद कुछ इस वक्त डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर इसको मैं बहुत माइल्डली, इफ आई पुट इट वेरी माइल्डली, तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है। इसकी कुछ और इंडिकेशंस भी मिली हैं, लेकिन ये भी इस किस्से को लेकर शेख रशीद साहब के ये एक बड़ी रेलेवेंट चीज है। अब देखते हैं कि जब वो इंटरव्यू ऑन एयर होता है उसमें क्या बातें की गई हैं। ये बात अपनी जहन में डाल लीजिए कि ये इंटरव्यू अगर इमरान खान को टारगेट भी किया गया है, उसके ऊपर बातें भी सारी इमरान खान के ऊपर होगी, लेकिन इससे इमरान खान की जात को फायदा तो होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन हमें यह देखने में जरूर मिल जाएगा कि इस वक्त जो कंपनी बहादुर के दो जुज्व हैं, एक एमआई है एक आईएसआई है, वो इस वक्त आपस में क्या क्या चीजें कर रहे हैं और किस तरह से करने जा रहे हैं। तो देखते हैं अभी ये इंटरव्यू कैसे आता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भूल ना जाऊं वो करने की ये है, और वो बहुत ही रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि असद दूर वो सहाफी हैं जिनकी बहुत ज्यादा कुर्बत है हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा से। बल्कि समझिए कि वो, हम तो ये तसव्वुर करते हैं उनकी गुर्बत की वजह से कि शायद जैसे असद तूर जो कहते हैं वो शायद काजी साहब के जहन और दिल की बातें होती। तो इस लिहाज से इनकी आपस में प्रॉक्सिमिटी भी होगी, मिलना मिलाना भी होगा, इंफॉर्मेशन भी होगी। क्या ये फर्ज नहीं बनता काजी फैज ईसा साहब का कि वो इस मामले को जरा देखें एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि शेख रशीद कोई एक आम शख्स नहीं है, पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सियासतदान हैं। और चूंकि काजी साहब बहुत ज्यादा पार्लियामान की तौकीर की बात करते हैं, पार्लियामान की सॉवरेनिटी की बात करते हैं, तो शेख रशीद साहब से ज्यादा बार पार्लियामान का रुकन बनने वाला सीनियर पॉलिटिशियन शायद ही कोई इस वक्त इस मुल्क के अंदर होगा। और इस वक्त जो शेख साहब की, जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे पिटीशंस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, इनमें से बहुत सारे केसेस में शेख रशीद साहब या पिटिशनर हैं या रिस्पोंडेंट हैं, और इनका आना जाना भी कोर्टों के अंदर बहुत ज्यादा होता है, और वो इस वक्त मिसिंग पर्सन है, उनका हेबियस का केस चल रहा है। अब उनकी बाबत उनके अपने इतने करीबी सहाफी सतूर साहब जब ये सब कुछ फरमा रहे हैं, तो काजी फैज ईसा साहब के ऊपर ये बहुत, समझता हूं कि ये ड्यूटी है इस वक्त कि वो इस चीज के अंदर सुओ मोटो लें, क्योंकि अब तो वो चीफ जस्टिस हैं और हर तरह का उनको इख्तियार है। चले अगर आप सुओ मोटो नहीं ले रहे तो कम से कम चैम्बर में ही बुला के ये चीजें पूछ के तस्दीक कर लें, क्योंकि कल जब मौरिख आपके बारे में भी लिखेगा तो ये अगर चीजें आपने इग्नोर की और ब्रश अंडर द कारपेट कर दी, तो ये चीजें आपके खिलाफ जाएंगी। इसी से जुड़ी मजीद आज की खबर तो ये थी कि जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट केस था जिसके ऊपर इंडिकेशन भी दिया गया काजी साहब की तरफ से 2 दिन पहले कि अगले हफ्ते हम वो केसेस सुन रहे होंगे, उसमें एक इलेक्शन का केस है कि इलेक्शन 90 दिन में होने का केस है, और एक केस था मिलिट्री कोर्ट का। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन का ट्रायल मैं समझता हूं पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री और पाकिस्तान के आइन की तनाजुर में सबसे इम्पोर्टेंट केस है। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा इस वक्त कोई इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल कोर्ट के सामने हो सकता है। लेकिन इन हिज ओन विजडम हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये मुनासिब समझा कि वो इस केस को ना सुने और ना ही इस बेंच का हिस्सा बने, और उन्होंने जो बेंच बनाया, या उन 3 जजेस ने, जो उनकी कमेटी है उसने जो बेंच बनाया इस केस को सुनने के लिए, वो उन 6 जजेस का था जिनका इख्तलाफ जो लाइव ट्रांसमिशन आ रही थी उसमें बड़ा खुलकर हमें सामने से नजर आया कि जो काजी साहब और इनका जो धड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ इनका बड़ा वाज़ेह इख्तलाफ है। अब ये वाला, ये जो केस है मिलिट्री वाला, ये इस बेंच को क्यों दिया गया और खुद दूसरा इलेक्शन वाला बेंच क्यों सुनते हैं, ये तो जब इनके जो रिजल्ट्स आना शुरू होंगे इस केस में, इन केसेस में क्या होने जा रहा है, तो आपको वाजे हो जाएगा। लेकिन ये चीज बड़ी वाजे तौर पर नजर आ रही है कि काजी फैज ईसा साहब जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं, वो बड़े वाजे तौर पर इस वक्त ना ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट
की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, ना ही उनके बारे में कोई सवाल कर रहे हैं और ना ही उनके किसी मामले को हाथ लगा रहे हैं। ये अब दानिस्ता है या गैर दानिस्ता है हम नहीं जानते, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि शायद वो किसी किस्म की कन्फ्रंट्रेशन इस वक्त नहीं चाह रहे, क्योंकि ये जितने इश्यूज भी हैं ये ऐसे हैं कि इनको अगर आप प्योरली लीगल सेंस में देखेंगे, एड्रेस करने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्रंट्रेशन तो होगी। तो लिहाजा वो इस चीज से इस वक्त अपने आप को बहुत दूर रखे हुए हैं, और इस वक्त उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के मामलात को लेकर जो गांधी के तीन वो आसन्स कह लूंगा मैं, बंदर नहीं कहूंगा, डिसरिस्पेक्टफुल होता है कि जिसमें बुरा सुनना नहीं है, बुरा देखना नहीं है, बुरा कहना नहीं है, वो वाला इस वक्त सिचुएशन है उनकी। तो खैर अल्लाह उनकी मदद करे और उनके अंदर हिम्मत भी पैदा करे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये अभी हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले सवात से इलेक्टेड जो एमएनए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साबिक वफाकी वजीर जनाब मुराद सईद साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैजीसा को एक चिट्ठी लिखी है। इससे पहले वो ये चिट्ठी जो है वो पहले हो जाने वाले चीफ जस्टिस जो थे उनको भी लिख चुके थे। इससे पहले आपको याद होगा शहीद अरशद शरीफ भी जो हैं वो एक बड़ी लंबी अपने साथ होने वाले जुल्मों की दास्तान अपनी उस चिट्ठी में एक पब्लिक लेटर में एड्रेस कर चुके थे, जिसके ऊपर कोर्ट ने कोई तवज्जो नहीं दी। और फिर हमने देखा कि कीनिया में हमारा एक जो सहाफ़ी है उसको किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इसी तरह के हालात से गुजरने वाला एक शख्स मुराद सईद भी है, और उसने अपने हालात के ऊपर इस मुल्क के जो सबसे बड़ी अदालत है उसके जो सबसे बड़े जज हैं उनको चिट्ठी लिखी है, और उसके अंदर अपनी तमाम अपने ऊपर बीती जो चीज है उसको लिखा है। अब ये जो चिट्ठी है इसके अंदर आप देख सकते हैं उन्होंने अपने मुख्तलिफ वाकयात का भी जिक्र किया है, उनके साथ होने वाले हादसात का भी जिक्र किया है, और रियासत की जानिब से जारी जबरदस्ती और बदमाशी का भी जिक्र किया है। यहाँ पे जहन में एक चीज रखिएगा कि मुराद सईद कौन है। मुराद सईद जो है वो आपका एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखने वाला, स्टूडेंट की एज से सियासत, अमली सियासत में कदम रखने वाला एक आम आदमी है जिससे हर कोई रिलेट कर सकता है। उसका ताल्लुक उसका ताल्लुक एक ऐसी जमात से है जिससे कुछ लोग रिलेट करेंगे और कुछ लोग रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन ये जो प्रोफाइल है मुराद सईद की वो इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम कहते हैं कि ऐसे मतवस्त तबके के लोग सियासत में आए जिनका जीना मरना और जिनका स्टेक जो है पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के आम शहरी एक मुआशरे के जो हिस्सा है उनके साथ है। तो मुराद सईद उनको रिप्रेजेंट करता है अव्वल तो। दूसरा ये है कि मुराद सईद का ताल्लुक सवात के इलाके से है, और सवात के इलाके ने 2007-8 के बाद बहुत कुछ सहा है, वहाँ बहुत कुछ बीता है, और उस बीती में मुराद सईद भी जो है वो को बाहर नहीं रहे हैं, वो भी बड़ा अरसा रिसीविंग एंड पे रहे हैं जो वहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात होते रहे हैं। और जहां तक पीटीआई के अंदर मुराद सईद का ताल्लुक है तो मुराद सईद एक इंतहाई ईमानदार शख्स है जो अपने लीडर से और उसके नजरिए से सच्चे हद तक प्यार करता है। मैंने कैबिनेट के लोगों के साथ बड़ा वक्त गुजारा है, सबको बड़े करीब से देखा है, बहुत सारे ऐसे मामला जो शायद उनको भी नहीं पता उनके बारे में वो मुझे मालूम है क्योंकि ये मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन भी थी शायद। मुराद सईद के बारे में मैं यही कहूंगा कि मैंने पूरी पार्टी के अंदर इससे ज्यादा इमरान खान से सही मानों में चाहत करने वाला, उसके नजरिए में उसके साथ खड़े होने वाला और एक ईमानदार शख्स मैंने नहीं देखा। वैसे तो ये कोई इतनी फिल्मी सी बात लगती है, लेकिन यकीन जानिए मुराद सईद का घर जो था, सरकारी घर जो मुझे सरकारी घर मिला हुआ था उससे 2 घर छोड़ के था, और कभी कभार मेरा शाम को उनकी तरफ जाना होता था तो मुराद सईद जो है वो सर्दियों में भी जो है वो लिहाफ ओढ़ के बैठे होते थे अपने ड्राइंग रूम में, क्योंकि हीटिंग ऑन नहीं करता था, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स के घर हैं ये बड़े पुराने बने हुए हैं और इनको गर्म करना, इसके लिए हीटिंग जो है वो काफी ज्यादा खर्च होती है, और गैस की कीमतें इतनी ज्यादा थी कि मुराद सईद जो था वो कहता है यार मैं कंबल इस्तेमाल कर लूंगा, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि ये मैं बिल अदा कर सकूं। तो इस किस्म की शख्सियत थी मुराद सईद की। और अब वो चूंकि अपनी जो बेलोस उसकी मोहब्बत है अपने लीडर के साथ, उसकी वजह से वो जेर अताब है और तसलसल से जेर अताब है, और उसकी फैमिली भी भुगत रही है। तो इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी तमाम इन चीज़ों का जिक्र किया है, और सबसे आखिर में अभी हालिया जिसके ऊपर मैंने भी ट्वीट की थी
پشاور میں جو ڈی ایچ اے میں ان کے ان لاز کا گھر ہے، وہاں جو ہے وہ پولیس نے ریاست میں جو بدماشی کی ہے اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، چادر چار دیواری کا تحفظ بھی ختم کر دیا ہے۔ مراد سعید کی حد تک تو چلیں آپ نے کیسز رجسٹر کیے ہوئے ہیں، اس کی بیوی، اس کی ان لاز، سالی، بہنوئی، سالے کا، ان سب کا کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ، اور ان کو عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں کہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو زور زبردستی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اسی چیز کے اوپر مراد سعید نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ خدا را اس چیزوں کو ایڈریس کریں، آپ کب تک ان سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے۔ اور یہاں آخر میں پاک فوج سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ مراد سعید جو ہے کے پی کے تناظر میں اور فاٹا کے تناظر میں وہاں پہ ریاست کی جانب سے ہوئی ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے، یا آپ سمجھیں کہ آپ نے جانتے بوجھتے نہیں کیا ہوگا، پھر بھی آپ سے زیادتیاں ہوئی وہاں پہ وار آن ٹیرر کے زمانے میں، تو اس کی وجہ سے ایک وہاں کے جوان کے اندر بہت زیادہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے، اور ان جوانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے جو پی ٹی ایم جیسی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور دوسری طرف وہ جوان ہیں جو ان تمام زیادتیوں کے باوجود پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ اپنی نسبت رکھتے ہیں اور وہ جڑے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو، ان نوجوانوں کو مراد سعید ریپرزینٹ کرتا ہے، اور مراد سعید جیسی لیڈرشپ کے پی کے اندر ریپرزینٹ کرتی ہے۔ آج اگر ریاست اپنی صرف جو سیاسی کنوینئنس کے لیے اور اپنی جسے کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ کی پالیسی کے لیے مراد سعید جیسے جوانوں کو ٹارگٹ کرے گی، تو آپ کی جو آلریڈی سکڑتی ہوئی سپیس ہے کے پی کے اندر، وہ مزید سکڑتی جائے گی، اور یہ ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو پاک فوج کے جو افسران ہیں اس میں صرف چیف جسٹس نہیں ہیں، باقی لوگ بھی ہیں، لیکن یہ سوری چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس کہہ گیا، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی اور ان کے جو باقی کمانڈرز ہیں سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی ذاتی لڑائیاں نہیں ہیں، آپ کو عوام کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور عوام آلریڈی آپ کے ساتھ، ان کے بہت زیادہ اس وقت ایشوز ہیں، تو آپ اس میں اضافہ مت کریے اگر آپ کم نہیں کر سکتے تو۔ یہ چیزیں جو پنپ رہی ہیں بلوچستان میں اور کے پی کے اندر، یہ مزید پنپیں گی اگر آپ اس میں غیر جمہوری قوتیں جو وقتی آپ کی جسے کہتے ہیں کہ تعریفیں کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ باندھتے ہیں، جن لوگوں کو آپ این ڈی یو میں ٹریننگ دیتے ہیں، ان کا عوام کے اندر کوئی انگریس نہیں ہے۔ آپ کو انویسٹ جو کرنا ہے، آپ ہرگز مراد سعید کو آپ چینج نہیں کر سکتے این ڈی یو میں کورس کرا کے، نہ ہی اور طرح اس طرح کے نوجوانوں کو، نہ ہی پی ٹی ایم کی لیڈرشپ کو۔ ان کے جو مسائل ہیں، ان کے جو ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک آپ ان کو ایڈریس نہیں کر پاتے ہیں، ان کے ساتھ کنفرنٹریشن اتنی نہ بنائیں کہ وہ ذاتی دشمنیوں میں بدل جائے۔ تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے، ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اس میں پاک فوج کے جو سربراہ ہیں ان کو سوچنا چاہیے، اور ان کے جو کمانڈرز ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ اسی سوچ کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔